नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे खास शो में आज हम पेश करेंगे सोने चांदी पर बातचीत। आपको बता दें कि इस हफ्ते सोने चांदी में हमने एक सपोर्ट आता हुआ देखा है। यह हफ्ता काफी उठापटक वाला भी रहा। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा को रिएक्ट किया है सोने चांदी ने, और जो 3 इंपॉर्टेंट ग्लोबल सेंट्रल बैंक मीटिंग थी वो भी अब यहाँ पर होती हुई नजर आई है। यूएस फेड की तरफ से ये क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले साल में आप 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक्स अभी और देख पाएंगे, और उसके बावजूद हमने देखा है कि सोने चांदी में यहाँ पर सपोर्ट आया है। क्लियरली बाजार अब इस सब चीजों को फैक्टर इन करने लगा है। ईसीपी की बात करें तो वहां पर एज एक्सपेक्टेड सीधी हमने 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक देखी है, और बैंक ऑफ जापान की तरफ से यहां पर लूज मॉनेटरी पॉलिसी सस्टेनेबल थी, जैसा कि बाजार एक्सपेक्ट भी कर रहा था। डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। एक समय तो हमने 102 का लेवल भी यहां पर ब्रेक होता हुआ देखा, और उसका भी फायदा यहां पर काफी हद तक हमने मेटल्स में आता हुआ देखा, सोना चांदी इंक्लूडेड। बाजार को अब ये लगता है कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से और डेट यहां पर इशू किया जाएगा। ट्रेजरीज में करीबन $1 ट्रिलियन तक का यहां पर बाजार एस्टिमेट लगा रहा है, उसका भी शायद फायदा हमने यहां पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है। आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में कैसे देखें सोने चांदी को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर एंड सीईओ महेंद्र लूनिया, निर्मल बैंक कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह और क्वांटम म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर गजल जैन हमारे साथ हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। चिराग, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का हफ्ता ये रहा जहां पर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से हमने इंडिकेशंस एंड लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी मूव्स आते हुए देखे, अनाउंसमेंट्स भी रही, जो रिएक्शन यहां पर गोल्ड ने दिया है, क्या वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस है और यहां से अब क्या एक्सपेक्टेड है? जी हाँ, बिल्कुल मनीषा। देखिए, 9 तारीख को हमने हमारी गोल्ड फोकस जो एनुअल रिपोर्ट है उसे मुंबई में लॉन्च किया था, और उसके अंदर हमने क्लियरली आउटलाइन किया था कि यहाँ पे फेड की चाल आगे क्या होगी वो अब डिटरमाइन करेगा कि गोल्ड की अगले 6-7 महीने में मूव कैसे हो सकती है। एक चीज जो जरूर हमने हाईलाइट की थी इस रिपोर्ट में, वो बात ये कही थी कि शायद फेड यहाँ से इंटरेस्ट रेट अब दरें बढ़ाने की अटकलें फिर से बढ़ रही है, और अब वो हमने फेड की ये करंट जो कमेंट्री आई उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हॉकी स्टांस लिया है फेड ने, और उसका रिएक्शन हमने जरूर एक आते हुए देखा है। हमारा मानना अभी भी ये है कि अगर फेड जो हमारा मानना है कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या अपनी जो हाई इंटरेस्ट रेट होल्ड करेंगे, अगर ये दोनों सिचुएशन इस साल प्ले आउट होती है तो आपको गोल्ड के दाम यहां से भी नीचे जाते हुए दिखाई दे। कुणाल, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह की ग्लोबल सेंट्रल बैंक की मीटिंग्स रही है यहाँ पर विद एक्सपेक्टेशन की हाँ जी हाँ यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर और डेट इशू कर सकती है, कितना असर और कैसा असर देखेंगे आप? I think it is bullish for gold, whatever international scenario. So हमारा बेस केस सिनेरियो ऐसा है कि even though 1150 टन नहीं, but central bank buying will be very strong going forward. There are no place for the alter. They are not going to diversify into US treasuries. कोई US treasury में पैसा डालने वाला नहीं है. So जो structural trend है वो change हो रहा है। पहले जो बहुत सारे देशों की सेंट्रल बैंक्स थे वो ट्रेजरी, यूएस की ट्रेजरी में पैसे इन्वेस्ट करते थे। So now that entire thing is changing. Everyone is diversifying their foreign exchange reserve into gold. So मुझे लग रहा है ये साल कंजर्वेटिवली 750-800 टन का सेंट्रल बैंक का बाइंग चाहिए। That is number one reason. Second, going forward, अगर इन्फ्लेशन ही ड्रॉप हो जाता है और इकोनॉमी वीकनेस दिखाती है, so इन्वेस्टर्स को अभी फिलहाल गोल्ड अपील नहीं कर रहा है। So आगे जाके अगर यूएस की इकोनॉमी थोड़ी वीक होती है, कमजोर होती है, under that scenario, the ETF demand will also, catch up going forward. So these are the two main reasons. And third most important reason is the geopolitical landscape of the world. So we don't know what is going to happen. So ऐसे टाइम में गोल्ड में लंबी मंदी की गुंजाइश नहीं है। $30-40 गिर सकता है। $1900 का बॉटम लग रहा है। मुझे तो कंजर्वेटिवली आप पूछो तो $1930 भी नहीं लग रहा है कॉमेक्स पे। कॉमेक्स फ्यूचर should not go even below $1930. And I'm expecting a gradual rise in gold, and by the end of the year, it should test conservatively $2080, $2100. So my base case scenario remains bullish on gold. चिराग, आप कुणाल से कैसे बात करेंगे? देखिए, मैं और कुणाल एक्चुअली 2 साल से हम दोनों एक अलग साइड ऑफ द मार्केट बैठे हुए हैं। पिछले साल भी जब मैं कुणाल से इफ्जा के कॉन्फ्रेंस में मिला था तभी भी यही था। तो देखिए, और यही मनीषा ब्यूटी ऑफ द मार्केट है, राइट? एक्चुअली लास्ट ईयर अगर हम देखने जाए तो $1600 भी हमें देखने को मिला और ऊपर में $2000 भी देखने को मिला। और यही मार्केट की ब्यूटी है। डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो व्यू है उसका रीजन क्या है और वो कैसे प्ले आउट होता है वो देखना जरूरी है। तो बेस्ट ऑफ लक टू कुणाल एंड बेस्ट ऑफ लक टू मी। देखेंगे लास्ट में कि मार्केट कहाँ भी जाके सेटल होते हैं।
वेल एब्सोल्युटली, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। और जैसे आपने कहा कि जहाँ मार्केट का जो दायरा है वो काफी बड़ा है, एक्चुअली जैसे पहले बात भी हो रही थी कि एक महीने में, एक क्वार्टर में इतनी बड़ी रेंज अब सोने की बन जाती है जो पहले शायद पूरे पूरे साल में भी नहीं बनती थी। लेकिन क्योंकि हम प्राइसेस की बात कर ही रहे हैं, गजल आपको क्या लगता है, आप कुणाल और चिराग में से किसको वोट कर रही हैं? जी, मार्केट्स जब पॉज एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम थोड़ा बुलिश थे गोल्ड पे नियर टर्म में, पर ये जो फेड की रिन्यूड हॉकिशनेस है उससे मार्केट्स को मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं फेड से और यूएस इकोनॉमी से। तो अब इन द नियर फ्यूचर हम एक प्रोबेबली एक डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड प्राइसेस में ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। ऑफ कोर्स डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सारे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। बट हमारा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स को इस स्टेज पे अग्रेसिवली बाय नहीं करना चाहिए। दे कैन वेट फॉर सम करेक्शंस, या वो एक स्टैगर्ड और सिस्टमैटिक वे एसआईपी के तरह लोअर प्राइसेस का एडवांटेज लेके फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो डिप्स पे बाय करने की खरीदारी यहाँ पर है। और महेंद्र जी, आप क्या कहते हैं? एज ऑफ नाउ जो 1800 से 2100 की रेंज के बीच में काफी सारे जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, आप किस साइड बेंड हो रहे हैं? मैं बिल्कुल कुणाल जी के साथ बहुत सहमत हूँ। और कुणाल जी का हमेशा ही सही प्रेडिक्शन मैंने कई बार देखा है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि बहुत नीचे आएगा गोल्ड का प्राइस, क्योंकि ये तो बॉटम आउट हो चुका है। और वैसे भी अनसर्टेनिटी हर जगह पे फैली हुई है। नॉट ओनली इंडियन मार्केट की बात नहीं करूंगा, मैं बाहर की बात करूंगा, जहां पर एक्चुअली में बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। जैसे आपका वॉर हो, या अमेरिकन डेब्ट का इश्यू हो, या तो फिर वहां पर के बैंक्स के इश्यू हो, ये सभी अगर आप देखो ना, तो कुणाल जी सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा नीचे गिरने की संभावना हमें नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना है तो जरूर उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑलराइट, तो जहाँ का खरीदारी की बात है, ऑफ कोर्स बेहतर हैं, ल्यूक्रेटिव लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स यहाँ पर निकल चुकी हैं और एक बड़ी रेंज यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही बनती हुई नजर आई है, जिसका फायदा यहाँ पर इन्वेस्टर्स को उठाना ही चाहिए। क्योंकि हमने सोने की बात करी है, चांदी की भी बात करना चाहेंगे। और यहाँ पर आपको चिराग क्या लगता है, किस तरह की रेंज चांदी में बन सकती है? अब देखिए मनीषा, हमेशा हमने देखा हुआ है कि चांदी में जो वॉलेटिलिटी है वो गोल्ड के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा रहती है। तो वो चीज जरूर एक प्ले आउट होते हुए शायद दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें लगता है कि चांदी शायद यहाँ से और 5 से 10% के नीचे में मूव जरूर दिखाई दे सकते हैं। हाँ, चांदी में एक चीज ये जरूर मैं कहूंगा कि जो फिजिकल मार्केट है या जो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स है वो गोल्ड के कंपैरिजन में चांदी में जरूर बेहतर है। इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है फिलहाल चांदी में। जस्ट एक जो चांदी के लिए थोड़ा बहुत जो नेगेटिव होते जा रहा है वो है कि जो चाइनीज इकोनॉमी है वो जितनी एक्सपेक्टेड थी रिकवर होने की, उस पेस पे शायद वो उतनी बहुत रिकवर नहीं हो रही है। हालांकि चांदी में अभी भी डिमांड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल डिमांड। और अगर इंडिया में भी भाव थोड़े बहुत यहाँ से नीचे आ जाते हैं तो हमने इंडियन डिमांड भी फिर से चांदी में रिकवर होते हुए दिखाई देगी। डिमांड में रिकवरी ऑफ कोर्स यहाँ पर है और इन्वेस्टमेंट डिमांड के बावजूद यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड भी बेहतर होते हुए नजर आने की उम्मीद है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं और आपका क्या व्यू है चांदी के प्राइसेस पे? इवन सिल्वर लुक्स बुलिश टू मी। कोई भी कमोडिटी जब ईयर का स्टार्ट ही इतनी बड़ी डेफिसिट से करता है, वो कमोडिटी के फंडामेंटल तो तेजी के ही रहने वाले हैं। सो जो साइक्लिकल आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड जो डाउनवर्ड मूवमेंट दिखता है बिकॉज ऑफ फेड या बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन आता है, जैसे फेड का रीजन भी आ गया अभी, फेड वाज हॉकिश, बट उसके बावजूद भी कल शाम को सब ग्रेजुअली रिकवर हो गया। सो इट्स नॉट अबाउट फेड एनीमोर, इट्स अबाउट द डिमांड सप्लाई ऑल्सो, एंड द डिमांड सप्लाई इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ बुल रन इन सिल्वर। सो बियॉन्ड अ पॉइंट एक बार मुझे लग रहा है सिल्वर इज अगेन पोइज्ड टू टेस्ट $27, $28 ऑन कॉमेक्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, और एमसीएक्स पे कंजर्वेटिवली 78 to 80,000 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। Rupee is going to play an important role where we are expecting rupee to USD INR pair to appreciate, rupee to appreciate going forward. So in that scenario, the appreciation में 1,000-2,000 रुपए का जो appreciation कम हो पाएगा because of rupee, but the trend definitely looks bullish looking at the demand and supply number and the overall macroeconomic scenario, which caused the fundamental of bullions very positive. गजल, आप कैसे देखती हैं करेंसी इम्पैक्ट को? क्योंकि अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स करीबन 1.5% गिरा है और रुपए में हमने उसी तरह का इजाफा भी आता हुआ देखा है। तो एंड बिकॉज सोना चांदी दोनों हम इंपोर्ट करते हैं, कैलकुलेशंस यहाँ पर करने ही पड़ते हैं, उस लिहाज से कैसे करेंगी प्रोजेक्शंस?
जैसे कि 2022 में रुपी डेप्रिसिएशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था डोमेस्टिक गोल्ड रिटर्न्स में। 2023 में हम रुपी डिपार्टमेंट से इतना बेनिफिट डोमेस्टिक प्राइसेस में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस में हम बुलिश हैं, एंड क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस वहां से डिराइव होंगे, रिटर्न्स आर लुकिंग गुड। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी डेवलप्ड वर्ल्ड में एक एंड के नियर आ चुकी है, अपसाइड यूएस डॉलर में हमें कम दिख रहा है और एफआई इनफ्लोज इंडिया में आते हुए दिख सकते हैं। इसलिए रुपी हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्टेडी अप्रिसिएशन हमें रेस्ट ऑफ द ईयर देखने को मिलेगा। तो गजल, कोई रेंज है जो आप रुपए में यहाँ पर लेके काम कर रहे हो? The range is between 80 and 82. ऑलराइट, तो ये रेंज यहाँ पर रुपए की भी बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि अप्रिसिएशन की तरफ यहाँ पर ज़्यादा झुकाव एज ऑफ नाउ इंडियन रुपी का है। वो आपके सामने चार्ट्स हैं जो बताते हैं कि दर महीने यहाँ पर इस साल में रुपए का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है। अब बात कर लेते हैं खरीदारी की, और फाइनली 2023-24 के लिए हमने यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ट्रांचेस अनाउंस होते हुए देखा है। एक ट्रांच तो यहाँ पर अगले हफ्ते ही खुलती हुई दिखेगी। और महेंद्र जी, क्लियरली जिस तरह की खरीदारी हमने यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आते हुए देखी है, नवंबर 2015 से अब तक करीबन 27 टन की खरीदारी यहां पर की जा चुकी है, जो करीबन 12-13 हजार करोड़ के आसपास का होल्डिंग है। कैसे देखते हैं आप ये मीडियम, और जिस तरह की खरीदारी अब यहां पर होते हुए नजर आई है, आपको लगता है कि ये जोर पकड़ेगी? महेंद्र जी। जी हाँ, बिल्कुल जोर पकड़ेगी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट की। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ, आई एम देयर। आवाज आ रहा है आपको? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है हमें। यस, ऑफकोर्स डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लोगों का जो अब इन्वेस्टमेंट का जो नजरिया है वो हमने बिल्कुल बदलते हुए कई बार देखा है। जैसे कि लोग अभी गहनों में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय बुलियन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उसमें भी कई बार हमने देखा है कि आपके मिल जाते हैं, और वहां पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से उनको ब्याज भी मिलता है, रेट भी सही मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज मैंने कई बार देखा है कि हमें ये बताना चाहिए लोगों को कि यस, लॉक इन पीरियड 5 साल का है, लेकिन आप कभी भी खरीदने के बाद, आपके अकाउंट में आने के बाद आप उसे मार्केट में बेच सकते हो, और आप अपने पैसों की जरूरत पूरी कर सकते हो। तो इसके लिए मैं लोगों को ये कहूंगा कि आप हमेशा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते रहिए थ्रू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर करते रहनी चाहिए। काफी सारे विकल्प हैं, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में यहाँ पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाजार की और चिराग, सवाल आपसे है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना ऑफ कोर्स हमने देखा है काफी पॉपुलैरिटी पाता हुआ नजर आया है, और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो गोल्ड की खरीदारी है उसमें माना यह जाता है कि इंडिया को गोल्ड इसलिए भी खरीदना पड़ा ताकि वो अपनी एसजीबी की जो जरूरतें हैं वो पूरी भी कर सकें। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह की ये स्कीम रही इंडियन मार्केट्स के लिए, कैसे देखते हैं? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्चुअली गवर्नमेंट ने उस टाइम पे कुछ 3 या 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था, एक इंडिया गोल्ड कॉइन थी, रिवैम्प जीएमएस था। उसमें क्लियरली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसी स्कीम है जो शायद सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही है। इसमें एक हद तक श्रेय बैंक को भी जाता है, क्योंकि काफी सारे बैंकों ने बहुत ही अग्रेसिवली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को जरूर मार्केट किया था। देखिए, मेरा मानना है कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको गोल्ड के तो रिटर्न्स मिल रहे हैं, प्लस आपको एक इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो इससे ज्यादा ये जैसे हम कहते हैं सोने पे सुहागा, ये वो वाली बात है। देखिए मनीषा, जो आपने कहा कि इंडियन आरबीआई जो बाइंग कर रही है वो शायद थोड़े कुछ हद तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का हेज करने के लिए, इसके ऊपर एक्चुअली बहुत ही ज्यादा डिबेट पिछले कई दिनों में गोल्ड इंडस्ट्री में चल रही है, पर इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि शायद जो 200-250 टन की जो बाइंग हुई है सेंट्रल बैंक की, उसमें शायद ये 100 टन ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके है। हालांकि मेरा मानना है कि ये निवेश के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, और मेरी जरूर ये रिक्वेस्ट आरबीआई को रहेगी कि इसे रेगुलर इंटरवल्स में, जो पहले हर महीने जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू होते थे, उस तरीके से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू करते रहना चाहिए।
वेल एब्सोल्युटली, काफ़ी समय पे ऐसा होता है कि हम रेगुलर इंटरवल पे इसे नहीं आता हुआ देखते और लोग इंतजार करते रह जाते हैं, स्पेशली जब गोल्ड प्राइसेस नीचे आते हैं और लोग खरीदना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, महेंद्र जी, आप डिजिटल गोल्ड को कैसे देखते हैं? क्योंकि ETF है, गोल्ड बीज है, डिजिटल गोल्ड है, बहुत सारे तरीके हैं अब यहाँ पर खरीदने के और बेहतर हैं। और SGB तो एक है जहाँ पर आपको 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप उसे ऑनलाइन खरीदें। बाकी विकल्प कैसे आपने पिकअप होते हुए देखे हैं? SGB के जगह पे या तो फिर अपन ये गोल्ड ETF की बात करें या तो फिर गोल्ड बीज की बात करें, तो ये भी एक विकल्प इन्वेस्टर्स के लिए खुले हैं और बहुत अच्छी तरीके से वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। लेकिन सबसे बेहतर जो हमें हमेशा लगा है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है। जैसे अभी अभी चिराग जी ने कहा, ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई कि आपको सोने के रिटर्न भी मिल रहे हैं और आपको ब्याज भी मिल रहा है। और बाकी भी प्रोडक्ट जो है जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग या तो फिर उसे पार्किंग करना है, उसके लिए काफी सारे विकल्प है। जैसे आपके पास पड़ा हुआ गोल्ड भी अब आप EJR के थ्रू डिजिटल में लेके आ सकते हो। और लोगों को सबसे बड़ी चीज क्या मिल जाती है कि यहाँ पर आपको सोने के जो प्योरिटी का है, जो इशू डिजिटल गोल्ड में रहता नहीं है। डिक्री करने के बाद आपको जो रेट मिलता है वो मार्केट का रेट मिल जाता है, वहां पर कोई कटिंग नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज, आप जब खरीदते हो आपको कोई टैक्स का बर्डन नहीं आता है, जैसे कि GST देना हो वगैरह। ये सभी चीजें अगर आप देख लेते हो ना, तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हर एक के लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। क्लियरली जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और जैसे आपने कहा मार्केट रेट एनी टाइम एनीवेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। गजल, आप कैसे देखती हैं जिस तरह का इंटरेस्ट हमने यहाँ पर पिकअप होते हुए देखा है नॉन फिजिकल मार्केट्स में? ये साल पहला क्वार्टर कैसा रहा, अब तक इस क्वार्टर में क्या एक्सपेक्टेशंस और आगे के लिए क्या प्रोजेक्शंस? सो इस साल हमने एक मिक्स ट्रेंड देखा है गोल्ड ETF में। We started on a weak footing, but year to date 72 crores के outflows है gold ETF से, but last 2 months में अप्रैल और मई में हमने positive inflows देखे हैं to the tune of 225 crores। तो एक positive momentum बनता हुआ यहाँ दिख रहा है क्योंकि prices starting of the year से बहुत ऊपर आए हैं। तो ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स थोड़े साइडलाइंस पे वेट कर रहे थे प्राइसेस को स्टेबलाइज होने का, जो अब हो चुका है। तो शायद हम एक और ये मोमेंटम आगे बढ़ता हुआ देखें। जून मंथ में भी हमने एक एनकरेजिंग इनफ्लोज देखे हैं। और अगर हम एक ग्लोबल ट्रेंड देखें तो आफ्टर अबाउट 11 मंथ्स ऑफ आउटफ्लोज ग्लोबली गोल्ड ETFs में लास्ट 3 मंथ्स में इनफ्लोज आना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबली भी इन्वेस्टर्स गोल्ड में पोटेंशियल देख रहे हैं एंड यही ट्रेंड हम इंडिया में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक फाइनल सवाल कुणाल आपसे, अब यहाँ से आगे जाते हुए आने वाले एक हफ्ते एक महीने में कौन सा वो फंडामेंटल है जो आप वॉच करेंगे? जी मेरे हिसाब से फंडामेंटल तो तेजी के कुछ वॉच करने जैसा है नहीं। पोजीशन बिल्ड करके यू हैव टू जस्ट राइड इट। यू डोंट नो व्हाट इज द ट्रिगर। द बिगेस्ट ट्रिगर कैन कम, फेड मे नॉट हाइक। वो भी बोल रहे हैं कि हम आगे हाइक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन्फ्लेशन कम्स डाउन टू 3.5% नेक्स्ट मंथ और उसके बाद अगर इन्फ्लेशन 3% हो जाता है, देन देयर इज नो नीड टू हाइक द रेट। सो ये जो अभी इन्होंने जो कैरेट दिया है रेट हाइक करने का, मे बी दे मे नॉट हाइक द रेट फ्रॉम हियर एंड दे मे कीप इट स्टेटस को। इंटरेस्ट रेट कट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है फिलहाल, बट मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन इन्फ्लेशन नेक्स्ट मंथ 3.8 3.5 ये ट्रेजेक्टरी में आएगा एंड एनीवे नियर 3% वुड बी अ गुड जॉब बाय फेड ऑलरेडी। और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग तो ऑलरेडी चालू है, तो इसके कारण यूएस की इकोनॉमी में भी थोड़े सॉफ्ट डेटा दिखने मिलेंगे। फॉरगेट अबाउट रिसेशन। सो मुझे लग रहा है आने वाले 1-2 महीने में यूएस से जो डेटा निकल के आने वाले हैं वो थोड़े सॉफ्ट आएंगे एंड दैट विल क्रिएट द अपसाइड इन गोल्ड फ्यूचर्स। ऑल राइट, तो आने वाले समय में ऑफकोर्स यूएस पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा, लेकिन जैसे एक बात हुई है कि बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर अपनाते रहनी है। काफ़ी सारे विकल्प हैं जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सरकार की तरफ से भी हमने 2 सीरीज़ यहाँ पर अनाउंस होते हुए देखी हैं। फर्स्ट ट्रांच ऑफकोर्स अगले हफ्ते में ही है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चिराग आपका, महेंद्र जी, कुणाल एंड गजल, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर ये रही सोने चांदी के बारे में एंड ऑलवेज ऑफकोर्स एनलाइटनिंग एज वेल।